हेलो दोस्तों, आप पेज को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पेज मैंने खासकर क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज के लिए बनाया था और चौथा दिन है और धीरे धीरे एक एक दिन बीता जा रहा है। मेरे हिसाब से 221 दिन बचे हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं पहले ही बोल देता हूँ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है, संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्नलिखित में से किन विधेयकों के लिए लागू होता है। तो संयुक्त बैठक के बारे में इसमें कहा गया है और इसमें पहला ऑप्शन है साधारण विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। तो सबसे पहले हम आपको संयुक्त बैठक के बारे में बताएंगे। संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के बीच विधेयक पारित करने के विषय में गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आह्वान करता है। तो सबसे पहले पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है साधारण विधेयक। ऐसी सभी विधेयक, मतलब साधारण विधेयक किसे कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा। तो साधारण विधेयक उसे कहते हैं ऐसी सभी विधेयक जो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक नहीं होते हैं, उसे साधारण विधेयक कहते हैं। और फिर वित्त विधेयक के बारे में अगर देख लें तो संविधान में धन विधेयकों और वित्त विधेयकों में भेद किया गया है। धन विधेयक मनी बिल और वित्त विधेयक को फाइनेंशियल बिल कहते हैं। सामान्य रूप से कोई ऐसा विधेयक वित्त विधेयक होता है जो राजस्व या व्यय से संबंधित हो। बहुत छोटा छोटा बता रहा हूँ। और फिर संविधान संशोधन के बारे में आपने सुना ही होगा, 368 में बताया गया है कि ये संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है, मूल ढांचे को छोड़ के। फिर हम आते हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही। तो संयुक्त बैठक में क्या कहते हैं, आपका साधारण विधेयक और वित्त विधेयक दोनों में संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल सामान्य विधेयकों पर ही लागू होता है, लेकिन धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पे लागू नहीं होता। इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो पहले का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है, 1 और 2। चलिए और अब हम दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन को मैं सही से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर ऐसा लगता है कि नहीं कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप बोलिए कि नहीं आप नहीं कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है सरकार की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होते हैं। सरकार की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित होते हैं। इसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद सदस्य, सिविल सेवक, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जिसको कहते हैं हम। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका के बारे में बता देते हैं। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। और सरल रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो एक संस्था जो नीति निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी संस्था जो होती है उसे लागू करने की जिम्मेदारी लेती है। वही जो संस्था जिम्मेदारी लेती है वही कार्यपालिका है। अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में है तो फिर प्रश्न पे आते हैं तो सीधे सीधे बताता हूँ कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं और प्रशासनिक तंत्र, सिविल कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। यद्यपि सरकार के प्रमुखों और उनके मंत्रियों को सम्मिलित रूप से राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको लिख भी लीजिए। यद्यपि सरकार के प्रमुखों और उनके मंत्रियों को सम्मिलित रूप से राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है, लेकिन सिविल कर्मचारियों को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख लीजिए। तो इस आधार पे देखेंगे, मैंने राष्ट्रपति के बारे में बताया, मंत्रिपरिषद के बारे में बताया कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सिविल सेवक और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आते हैं। तो इस आधार पे आपका 1, 2, 4, 5 सही है। लेकिन अगर चौथे में बताएं, तीसरे में बताएं, 1, 2, 4, 5 सही है। तीसरे में जाएं, जो संसद सदस्य होते हैं, सांसद जो होते हैं विधायिका के भाग होते हैं। केवल जो सांसद मंत्री होते हैं वे कार्यपालिका के भाग होते हैं। तो इस आधार पे आपका अगर हम देखेंगे तो क्या कहते हैं, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 आपका डी सही है। फिर इसमें आएंगे कि निम्नलिखित कथनों पे, तीसरा क्वेश्चन है, कथनों पे विचार कीजिए। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दूसरा है राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की
निषेधाधिकार मतलब वीटो शक्ति निरपेक्ष है। तीसरा है संघ एक राज्य का नाम, उसका क्षेत्रफल और सीमा में परिवर्तन बिना उसकी सहमति से कर सकता है। संघ एक राज्य का नाम, उसका क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन बिना उसके सहमति के कर सकता है। चौथे पे आइए, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। अब जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसमें यह है कि उपयुक्त में से किसके ना होने पर भारतीय संविधान की प्रकृति अधिक संघवादी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, किसके ना होने पे भारतीय संविधान की प्रकृति अधिक संघवादी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको संघवाद के बारे में बता देता हूँ। संघवाद साधारणतः इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को कहा जाता है, साधारणतः सरकार को ही, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कहा जाता है। वैसे तो इस व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण संविधान में निर्धारित होता है। अगर दूसरे रूप में देखना चाहें तो शासन व्यवस्था का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत शासन की शक्तियाँ, शासन व्यवस्था का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत शासन की शक्तियाँ क्षेत्रीय आधार पर वितरित रहती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार के अपने अपने विधानमंडल और मंत्रिमंडल होते हैं। ये संघवाद में आता है, फेडरलिज्म में आता है। फिर चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि किसके ना होने पे भारतीय संविधान की प्रकृति अधिक संघवादी हो जाएगी। अगर भारत में एकल नागरिकता नहीं होती है, राज्य में भी नागरिकता हो और क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल में भी नागरिकता हो जैसे अमेरिका में है, तो ये होने पे आप ज़्यादा संघवादी हो जाते हैं, आप मजबूत संघवादी हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इस हिसाब से सही है। दूसरे में आते हैं कि राष्ट्रपति अपने वीटो का राज्य विधेयक पर क्या कहते हैं, किसी स्टेट के विधेयक पे अपने वीटो का इस्तेमाल करता है। भाई अगर राष्ट्रपति को वीटो का इस्तेमाल नहीं करेगा किसी भी स्टेट पे, किसी भी विधानमंडल पे, तो फिर ये होगा, क्या कहते हैं, राज्य का एक मजबूत विधेयक, राज्य मजबूत हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ बढ़ जाएगा। तो इस आधार पे भी क्या कहते हैं, संघवाद की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर दूसरा भी, वीटो की शक्ति ना होने पे भी आप संघवाद की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि संघ एक राज्य का नाम, उसका क्षेत्रफल और सीमा में परिवर्तन बिना उसकी सहमति के कर सकता है। भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का नाम परिवर्तन खुद से कर सकता है तो संघवादी कैसे होगा? अगर ये नहीं होगा तब संघवादी होगा। तो फिर 1, 2 और 3 ये है, आते हैं कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। तो इसको हम देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता एक संघीय विशेषता होती है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। केंद्र और राज्यों द्वारा अधिनियमित कानूनों द्वारा अनिवार्य रूप से इसके प्रावधानों की पुष्टि की जानी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के दोनों ही स्तरों पर अनिवार्य रूप से संविधान द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे ये तो सही नहीं है। और फिर इस आधार पे अगर हम इस क्वेश्चन का हल देखेंगे तो आपका क्या कहते हैं, 1, 2 और 3 सी सही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं कोई, या फिर सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी है? इसमें है निलंबनकारी निषेधाधिकार का प्रयोग, लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, थोड़ा सा गलत सेंटेंस लिख गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले बता दूं कि राष्ट्रपति का जो क्या कहते हैं शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों में कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य, आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। और पहले पे आते हैं निलंबनकारी, जो वीटो का अधिकार होता है, विवेकाधीन। तो इसमें होता है राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त होती है, ये आपको पता है। ठीक है,
जिसके माध्यम से वह संसद द्वारा पारित किए जाने वाले विधेयकों, धन विधेयक को छोड़ के, ये ध्यान रखना है आपको, को रोक सकता है, क्योंकि कोई भी विधेयक हो धन विधेयक को छोड़ के वो रोक सकता है या सहमति प्रदान करने से मना कर सकता है। इसीलिए सामान्य विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति होती है। तो इस आधार पे आपका पहला सही है। फिर दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा है राष्ट्रपति को ऐसे मामले में पीएम को नियुक्त करने की विवेकाधीन शक्ति होती है। अगर राजनीतिक दल को बहुमत ना होने पे राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है और क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की सलाह पे क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल की नियुक्ति किया जाता है। चलिए ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं, एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। तो यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार अपना परामर्श देता है, तभी राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो इसमें राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो इस आधार पे आपका पहला और दूसरा सही है और बी सही है। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवें में भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह है, पहला है कि वह राज्यसभा का सदस्य और सभापति होता है। दूसरा है, वह राज्यसभा के उपसभापति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर अपने पद से त्याग दे सकता है। उसके बाद है, उसे केवल राष्ट्रपति के समान औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में बता दूं कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च पद होता है और इसका कार्य जो होता है राष्ट्रपति के ना रहने पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। पहले में कहा गया है कि सदस्य और सभापति होता है राज्यसभा का, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पहली चीज़। दूसरा, किंतु वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ये चीज़ आपको जानना है कि वो लोकसभा और राज्यसभा में किसी का सदस्य नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे ही इसका। और फिर दूसरे पे आते हैं, इसमें कहा गया है अपना त्यागपत्र संबोधित कर अपने पद से त्याग दे सकता है। तो पहला तो गलत है, और दूसरा, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है और किसी को नहीं सौंपता। जैसे इसमें कहा गया है कि उपसभापति को सौंप सकता है, लेकिन नहीं, वो अपना पद राष्ट्रपति को, त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तीसरे पे आते हैं, उसे केवल राष्ट्रपति के समान औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो इसको हटाने के लिए कोई औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उसे क्या कहते हैं, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस पे ये ध्यान देने वाली बात है कि औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया अक्सर गलत हो जाता है। राष्ट्रपति और क्या कहते हैं राष्ट्रपति को ध्यान में रखते हुए हम टिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन राज्यसभा में संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है और इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है। जो राज्यसभा में आप क्या कहते हैं संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाएंगे, इसमें लोकसभा की सहमति जरूर होती है। सबसे ज़रूरी बात, संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई भी आधार नहीं है। चलिए, इस आधार पे अगर हम देखेंगे तो फिर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन गलत है। तो और इसका है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसमें कोई नहीं चुनना है। फिर आते हैं हम छठवें पे। छठवां है, तटीय राज्य निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में स्थित खनिजों पर अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं? तो तटीय राज्य मतलब कि आपका तटीय राज्य कौन सा हो गया, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, गुजरात। तो फिर इसमें कहा गया है पहला जल क्षेत्र, टेरिटोरियल वाटर, महाद्वीपीय शेल्फ, ठीक है, और विशेष आर्थिक जोन। तो इसमें कहा गया है कि तटीय राज्य में किन क्षेत्रों में स्थित खनिजों पर अधिकार जमा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको सीधे सीधे बता देते हैं एक लाइन में कि भारत के भूभागीय समुद्र, महाद्वीप, शेल्फ क्षेत्र एवं विशेष आर्थिक जोन के अंतर्गत प्राप्त होने वाले खनिज, भूमि, अन्य मूल्यवान वस्तु पर संघ का अधिकार होता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तटीय राज्य इस पर दावा नहीं कर सकती। तो इस आधार पे आपका तीनों गलत है।
क्वेश्चन सिंपल था लेकिन सोचने वाला है, जिसको नहीं पता होता उसको नहीं ही पता होता है, वो कोई ना कोई टिक लगा के चला आता है। तो इस आधार पे आपका क्या कहते हैं, कोई नहीं सही है, डी। फिर आते हैं निम्नलिखित में से लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या हैं। जैसे अनुदान की मांगों पर मतदान, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात प्रतिसंहरण मतलब रद्द करना, राष्ट्रीय आपात जो घोषणा होती है उसके बाद रद्द करने की प्रक्रिया, उसकी बात किया जा रहा है। चौथा है संविधान संशोधन विधेयक का पुनरुत्थान, और पांचवा है अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण। तो फिर सबसे पहले हम आते हैं पहले पे। तो अनुदान की मांगों पर मतदान, पहले ऑप्शन में बताऊंगा कि राज्यसभा केवल बजट की चर्चा कर सकती है। मैं राज्यसभा की जिक्र कर रहा हूँ, इसमें लोकसभा की शक्तियों के बारे में पूछा गया है, लेकिन राज्यसभा केवल बजट की चर्चा कर सकती है किंतु अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये आपको पता होगा। जो इसका मतलब विशेष अधिकार लोकसभा का ही है, अनुदान की मांगों पर मतदान। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही जा रहा है। दूसरे पे आते हैं राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जा सकता है या किसी एक में किया, दोनों सदनों द्वारा होना जरूरी है यहाँ पे। तो इस आधार पे आपका दूसरा गलत है क्योंकि ये लोकसभा का विशेष शक्ति नहीं है। तीसरा आते हैं कि राष्ट्रपति आपात का प्रतिसंहरण, तो इसका एक सीधा सा मतलब है रद्द करना आपात को। तो उद्घोषणा समाप्ति की संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। उद्घोषणा समाप्ति के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक है जब लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। लोकसभा अगर चाहेगा कि ये जारी ना रहे और इसका जो प्रस्ताव वो निरस्त कर दे, इसका मतलब राष्ट्रीय आपात की समाप्ति के लिए केवल लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा नहीं। तो यहाँ पे लोकसभा का अपना विशेष शक्ति है, अनुदान की मांग में भी शक्ति है, राष्ट्रीय आपात के में भी शक्ति है। अब आते हैं चौथे पे, संविधान संशोधन विधेयक का पूरा स्थान पे। तो संविधान के भाग 20 आप देखेंगे, उनमें 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, मूल ढांचे को छोड़ के। ये जानना से बहुत ज़रूरी है। और प्रक्रिया में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, तो संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में किया जा सकता है, पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, लोकसभा और राज्यसभा में किया जा सकता है पर राज्य विधानमंडल में नहीं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है सीडीएस में इससे रिलेटेड, जो चौथा ऑप्शन है आपका। उसके बाद आता है अखिल भारतीयों का निर्माण। तो चौथा भी गलत है, ये किसी भी सदन में किया जा सकता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण जो है, आप क्या कहते हैं, आर्टिकल 312 आप देख लीजिए तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन चलिए हम बता देते हैं आपको। आर्टिकल 312, यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक अथवा उचित है, तो संसद एक नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अब वही चीज़ है, मतलब कैसे कर सकती है, तो जो उपस्थित मतदान होते हैं उसका 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण है वो राज्यसभा से है। तो फिर यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, अनुदान की मांग का पर मतदान सही है। और राष्ट्रीय आपात का संहरण रद्द करना, संहरण, चलिए ठीक है। तो इस आधार पे आप देखेंगे 1 और 3 सही हो, एक पे टिक लगाएंगे। फिर आते हैं 8वें पे। 8वें में कहा गया उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते समय निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है 8वें में कि उसने अपने सरकारी कृत्यों के लिए भी वे सभी उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को उपलब्ध होती हैं। बी है, वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निष्पादन करता है। सी है, वह कोर्ट मार्शल की सज़ा को क्षमा कर सकता है। डी है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, अध्यादेश कर सकता है, विधेयक पारित कर सकता है, ये कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ए ऑप्शन का हल खोजते हैं। तो बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के पद के रिक्त रहने पर
उपराष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में करता है, ठीक है, अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ जैसे कार्यकारी शक्तियाँ हो गई, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य, आपातकालीन शक्तियाँ, सब कुछ उपराष्ट्रपति को प्राप्त हो जाता है। इस आधार पे आपका पहला सही है। इसमें कहा गया है सरकारी कृत्यों की सभी उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को उपलब्ध होती हैं, ये सही है। और फिर दूसरे पे आते हैं। दूसरा कहा गया है कि इसमें कि कृत्यों का राज्यसभा के सभापति के कृत्यों का निष्पादन करता है। तो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के रूप में कार्य तो करता है उपराष्ट्रपति, लेकिन वो सभापति पद के कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करता है। इस अवधि के दौरान, जो ये अवधि होता है जब वो राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के दौरान जो वो कर्तव्य जो होता है उपराष्ट्रपति का जो राज्यसभा में करता है वो उपसभापति करता है वहाँ पर। और यहाँ पे क्या कहते हैं, सभापति के राज्यसभा में सभापति के कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करता है, ये सही है। मतलब नहीं करता है, यहाँ पे लिखा है करता है, इस आधार पे गलत है, और इसके स्थान पे उपसभापति करता है। चलिए अब सी पे आते हैं। तो सी पे आएंगे तो इसमें बी गलत है। सी पे आएंगे, वह कोर्ट मार्शल की सज़ा को क्षमा कर सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या कहते हैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के जो क्षमादान करने की शक्ति है आर्टिकल 72, उसमें 3 विधियाँ हैं। जैसे संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, जो संघीय विधि है। दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में। तीसरा है यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो तो फिर इस आधार पे कोर्ट मार्शल की भी सज़ा उपराष्ट्रपति कर दे सकता है। क्या कहते हैं आर्टिकल 72 के थ्रू। फिर आते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। तो इसको आर्टिकल आप 123 देख लीजिए। अध्यादेश के थ्रू आपको राष्ट्रपति क्या कहते हैं ये राष्ट्रपति का कार्य है, लेकिन उसके ना रहने पे उपराष्ट्रपति कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें कहा गया है कि कौन से सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। जो सही लगता है बाय द वे एक नज़र में जब पढ़ते हैं तो हमको सही लगता है, लेकिन यही सही नहीं है कि वह राज्यसभा के सभापति के कृत्यों का निष्पादन करता रहता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आके पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकरणों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का उपयोग कर सकता है? ठीक है, तो जब किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना हो, जब पदासीन मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल की जो भूमिका होती है मुख्यमंत्री की नियुक्त करने की, उसमें पूछा गया है कि जब बहुमत ना हो और जब अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए, तो इस आधार पे मैं कहूँ कि जब उपराज्यपाल की संवैधानिक स्थिति में विवेकाधिकारों के बारे में आप पढ़ेंगे राज्यपाल के संवैधानिक स्थिति में, तो उसमें कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने पे उसके निश्चित उत्तराधिकारी ना होने पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में अपने विवेकाधिकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और ये क्या कहते हैं, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता न्यायपालिका में, कहीं पे लिखा नहीं गया। तो फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका पहला और दूसरा दोनों सही है कि राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना होने पे और मृत्यु हो जाने पे। फिर चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन भी अच्छा है कि इसमें कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पे लागू नहीं होते हैं। इसमें पहले की बात की गई है आर्टिकल 3, उसके बाद कहा गया है भाग 4, उसके बाद कहा गया है कि क्या कहते हैं भाग 4 का ए। भाग 4 का ए है, माफ़ करिएगा, वो वहाँ पे प्रिंट क्या टाइपिंग नहीं हो पाई है। और चौथा है 5वीं अनुसूची। तो यहाँ जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या कहते हैं भाग 3 जो मूल अधिकार है, तो उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो जो मूल अधिकार का जो व्यवहार है, जैसे कुछ अपवाद हैं इसमें, कुछ शर्तों को छोड़ के वहाँ पे क्या कहते हैं मूल अधिकार क्या लागू होते हैं। जैसे कि संपत्ति के मूल अधिकार की गारंटी अभी भी प्रदान की गई है वहाँ पे, जो संपत्ति का अधिकार होता है जो हटा दिया गया लेकिन वहाँ पे है। और दूसरा क्या कहते हैं, जैसे साथ साथ इसमें सरकारी जॉब देख लीजिए, या अचल संपत्ति के अधिग्रहण की बात किया जाए, या व्यवस्थापना की बात किया जाए,
या वहाँ के बच्चों को सरकारी छात्रवृत्ति की बात की जाए तो इनके लिए विशेष प्रावधान है। तो इस आधार पे मतलब सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे है लागू होता है आर्टिकल 5 कुछ आधारों को छोड़ के 3। फिर दूसरे पे आते हैं भाग 4 पे आते हैं। भाग 4 वही आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल कर्तव्य हैं, जो कि भाग चौथे 4 का ए है, जिसमें मैंने टाइपिंग नहीं किया, तो ये दोनों नहीं आते हैं, राज्य के लिए लागू नहीं होता है। वहाँ देखते रहते हैं, वहाँ अक्सर क्या कहते हैं, मूल कर्तव्य का तो ऐसे धज्जी उड़ाया जाता है जैसे कुछ कहा ही ना जाए। और वहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे अनुसूचित जातियों का कोई मतलब वहाँ की और छोर ही नहीं है, मतलब कुछ बात ही नहीं की गई है। लेकिन 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची आपको बता दूँ उसमें पहले क्या है। 5वीं अनुसूची यही है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बंद है। तो वहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं है। क्या कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन प्रशासन व्यवहार करने वाली, मतलब वहाँ पे नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में राज्य लागू नहीं होता है, चाहे वो 5वीं की बात की जाए चाहे 6वीं की बात की जाए, अनुसूची वहाँ पे लागू नहीं होता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें देखेंगे तो आपका क्या कहते हैं कौन सा सही नहीं है। तो नीचे दिए गए कोट में तो उसमें 2, 3 और 4 सही नहीं है, पहला सही है। उस आधार पे 2, 3, 4 लागू नहीं होते हैं। अगर आपको मेरा पेज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताएं कि ऐसा पेज है जो टेस्ट सीरीज चालू किया जा चुका है। धन्यवाद।